हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन हमारे तक यानी सॉल्यूशन देने में थोड़ा देर हो गया, बाहर गए हुए थे। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। और आज बहुत शॉर्ट में आपको हम सारा आंसर बताएंगे MCQs, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है और डिटेल व्यू फर्दर का भी हम लोग बनाएंगे। तो एक एक करके सारा क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं, MCQs क्वेश्चन जो भी है उसका। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ मोर प्रोन टू फॉल्ट, यानी सबसे ज़्यादा किस सिस्टम के अंदर फॉल्ट होने का चांसेस होता है। तो पहला अल्टरनेटर है स्विच गियर ओवरहेड, और इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपका ओवरहेड लाइन होता है, यानी ओवरहेड लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने का चांसेस होता है। और अल्टरनेटर जो है वो सबसे कम आपसे पूछेगा कि इसमें फॉल्ट होने का चांस होता है, तो अल्टरनेटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन, 10 kVA 400 टू 200 वोल्ट सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, 10% इम्पीडेंस है और इसका हमको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। तो इसके लिए हमने आपका सिंपल सा सॉल्यूशन बनाया है, वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, आपका क्वेश्चन के अंदर पावर दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेटेड करंट निकालेंगे। तो फार्मूला मेरा P बराबर VI होता है, तो I बराबर P बटा V कर लेंगे। 10,000 आपका KV रेटिंग था, 10,000 हमने ले लिया है, यानी 10 kVA था तो 10,000 हो गया। और हमने वोल्टेज को 400 वोल्ट लिया है। तो 400 क्यों लिया है, ये प्राइमरी साइड ट्रांसमिशन का बोल रहा है, तो ये स्टेप डाउन है, तो सेकेंडरी साइड आपका स्टेप डाउन होकर लोड की तरफ जाएगा। और फॉल्ट जनरली कहाँ पर, ट्रांसमिशन में होता है, यानी प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड वोल्टेज कितना है, तो 400 वोल्ट होगा। इसको कट कर देंगे तो आपका 25 एम्पियर रेटेड करंट आएगा। और यहाँ से अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे तो फार्मूला होता है रेटेड करंट गुना 100 बटा परसेंटेज रिएक्टेंस। तो यहाँ पर परसेंटेज इम्पीडेंस दिया हुआ है और 25 रेटेड हमने निकाल लिए, 100 है, और परसेंटेज रिएक्टेंस आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो आपका 250 एम्पियर करंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर, क्वेश्चन में अगर चले हम लोग, तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी 250 एम्पियर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 3, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट कंपोनेंट आर यूज इन द फॉल्ट एनालिसिस। सिमेट्रिकल कंपोनेंट फॉल्ट एनालिसिस के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है, सीक्वेंस नेटवर्क डू नॉट म्यूचुअल कपलिंग, आपस में म्यूचुअल कपलिंग नहीं होता सीक्वेंस नेटवर्क। और ये आपको थोड़ा सा डिटेल जानना होगा इस पर, जब सीक्वेंस नेटवर्क आप पढ़िएगा तो अच्छे से ये क्लियर होगा, ठीक है। जीरो सीक्वेंस और आपका पॉजिटिव निगेटिव सीक्वेंस, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना होगा आपको, क्योंकि अगर JEE एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इन कंपैरिजन ऑफ रिवायरेबल फ्यूज HRC फ्यूज हैव एडवांटेज। HRC फ्यूज का क्या एडवांटेज है, रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज का दूसरा नाम हमारा किट कैट फ्यूज भी होता है। तो उसकी तुलना में HRC फ्यूज में क्या एडवांटेज है, तो हाई स्पीड ऑपरेशन होता है इसका, रप्चरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, और नो एजिंग इफेक्ट, यानी आयु के हिसाब से इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 4 का पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया आपका, द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होगा। आर्क जो प्रोड्यूस होता है वो थर्मो आयनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है, यानी हीट भी होगा तो भी आपका निकलता है इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा फील्ड इमिशन यानी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, आर्क आपका स्ट्रक करेगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी दोनों की वजह से। छठा नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया, इन सर्किट ब्रेकर आयोनाइजेशन इज फैसिलिटेड बाय, यानी जो आयोनाइज पार्टिकल वो किस तरह से समाप्त किया जा सकता है और किस तरह से हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो पहला, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, इंक्रीज द मीन फ्री लेंथ, यानी बीच का जो लेंथ है उसको बढ़ाकर, हाई टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, यानी सराउंडिंग का जो मीडियम है वहाँ पर टेम्परेचर ट्रांसफ़र कर दें हम और उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो इन सब की वजह से आर्क बुझेगा, फैसिलिटेड होगा। तो इसमें डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 7वां नंबर क्वेश्चन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट द कैपेसिटिव करंट बिकॉज, कैपेसिटिव करंट को इंटरप्ट करना मुश्किल होता है सर्किट ब्रेकर में। आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन में, हमने आपको बताया था यहाँ पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है, यही वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस अपेयर होता है। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर का रोल बहुत ज़्यादा होता है
आर्क फॉर्मेशन के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटिव करंट इंटरप्शन में क्या दिक्कत करता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है, यानी री स्ट्राइकिंग वोल्टेज हाई होता है। जितना ज़्यादा कैपेसिटिव इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा री स्ट्राइकिंग वोल्टेज होगा, और यही री स्ट्राइकिंग वोल्टेज आपको आर्क को दोबारा प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आर्क इंटरप्शन इन ऑयल सर्किट ब्रेकर टेक प्लेस। जब ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल भरा हुआ तो वहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हुआ, तो ये आर्क कहाँ पर आपका आसानी से बुझेगा, तो ये ज़ीरो करंट पर, करंट गोस थ्रू ज़ीरो। जब करंट ज़ीरो होता है तो आसानी से ऑयल सर्किट ब्रेकर पर करंट आपका इंटरप्ट होता है, बुझता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9th नंबर क्वेश्चन, द टॉर्क प्रोड्यूस इन द शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले। तो शेडेड पोल इंडक्शन रिले पढ़ा होगा आपने, तो इंडक्शन रिले के अंदर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो I1 I2 साइन अल्फा होता है। तो अगर शेडेड पोल की बात करें तो दोनों करंट आपका सेम जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपका आई स्क्वायर यानी दोनों मल्टीप्लाई होगा और आई स्क्वायर साइन अल्फा हो जाता है, यानी स्क्वायर के टर्म में टॉर्क डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आपका इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी आपका 9th नंबर क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है। बकहोल्स रिले आर यूज्ड। बकहोल रिले कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये आपका मालूम होगा ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में, जिसके अंदर तेल भरा हुआ होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये तो आपका डी इसका आंसर होगा, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिले क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी अर्थ फॉल्ट रिले आपका डायरेक्शनल रिले होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो गया। 12 नंबर में पूछा जा रहा है, इम्पीडेंस रिले कैन बी यूज। इम्पीडेंस रिले कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये फेस फॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है इम्पीडेंस रिले, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मुँह रिले। मुँह रिले क्या है, मुँह रिले का यूज़ हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसका बी होगा, वोल्टेज रीस्टेंड डायरेक्शनल रिले। वोल्टेज रीस्टेंड डायरेक्शनल रिले आपका मुँह रिले होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, द रिले यूज फॉर द फेस फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आर। फॉल्ट प्रोटेक्शन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग कौन सा रिले यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट सी है, रिएक्टेंस रिले। अब इन सारे रिले पर आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत सारा आपका सिलेबस में नहीं भी था, तो इस रिले पर फर्दर हमको टॉपिक बनाना होगा, तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे मुँह रिले क्या है, रिएक्टेंस रिले क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपका यहाँ से डायरेक्ट याद रखिएगा आप, सी रिएक्टेंस रिले का यूज़ हम लोग फेस फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड। डिफरेंशियल रिले का यूज़ हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स किसके लिए करता है, तो यहाँ पर फेजर डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इसका करेक्ट आंसर आपका 2 होगा, यानी 2 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच में जब फेजर डिफरेंस होता है तो ये डिफरेंशियल रिले उसको मेजर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, द रिले यूज फॉर फीडर प्रोटेक्शन। तो फीडर प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, ट्रांसरे रिले, जहाँ पर हम लोग दोनों साइड इंडक्शन इस प्रकार का रिले लगाते थे और पूरे ट्रांसमिशन को फीडर को प्रोटेक्ट करते थे। तो फीडर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ट्रांसरे रिले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय। ट्रांसमिशन लाइन को किसके द्वारा हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन है, टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो इन सब का यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए, तो डी हो गया। अच्छा, ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका जनरेटर लगा हुआ है तो इस तरह का हमारा लोड होगा, तो यहाँ पर मान के चलिए आपका 1.5 एम्पेयर पर है, तो ये 2.2 एम्पेयर पर ये ऑपरेट करेगा, यहाँ पर 2.5, इस तरह से। तो करंट ग्रेडेड भी हो सकता है या टाइम ग्रेडेड भी हो सकता है, तो दोनों तरह का यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड द हाई वोल्टेज स्टीप वेव इज प्रोवाइडेड बाय, यानी लाइटनिंग स्ट्रोक और वेव से किस तरह से बचा जाएगा।
तो ग्राउंड वायर से हम लोग डायरेक्ट प्रोटेक्शन करते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर से जो आपका वोल्टेज स्टीप वेव होता है स्विचिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है उससे करते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ पूछा गया, लाइटनिंग भी पूछा गया और वोल्टेज स्टीप वेव भी पूछा गया। तो दोनों के बचाव के लिए हम लोग दोनों इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, यानी ग्राउंड वायर और लाइटनिंग अरेस्टर दोनों का, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाइटनिंग अरेस्टर आर प्रोवाइड। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है? तो लाइटनिंग अरेस्टर आपका लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करता है। इम्पिडेंस होगा, रेसिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि इम्पिडेंस में आपका कहीं कहीं पे हम लोग रिएक्टेंस भी यूज़ करते हैं, कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। तो ये आपका लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ से करंट आसानी से नीचे ग्राउंड में चला जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो गया, लो इम्पिडेंस पाथ। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर्च ऑब्जर्वर का क्या काम है? तो सर्च ऑब्जर्वर क्या करता है? एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जो वेव आ रहा है उसके एनर्जी को क्या करता है? तो पार्शियली ऑब्जॉर्व भी करता है। इंडक्टर कैपेसिटर लगा कर हम लोग पार्शियली ऑब्जॉर्व कराते हैं और पार्शियली जो है अर्थ की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। तो ये 20 क्वेश्चन था। आई होप आपको सारा आंसर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।